मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आई स्पाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, जो क्या है कोशिका का एक प्रमुख घटक है और इसको हम काफ़ी डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि विषय मतलब इस प्रक्रिया के तहत जो भी गति करी जाती है, जो एक की सांद्रता में एक निम्न सांद्रता की ओर होती है, और जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन CO2 का एक तरीके से विसरण प्रक्रिया द्वारा ही इसमें कोशिका की जो झिल्ली है वो आर पार हो जाती है, आर पार की भी जा सकती है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अगर पाशरण की अगर हम बात करें तो आप इसमें समझेंगे कि जो भी इस प्रक्रिया के तहत जो भी द्रव पदार्थ हैं, वो द्रव पदार्थ की गति एक तरीके से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, और जल प्रशासन की प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली आर पार हो जाता है। अब सांद्रता द्वारा जो भी सांद्रता के अनुसार जो भी विलयन है उसके प्रकार के बारे में हम बात करेंगे, तो आप उसके बारे में जान पाएंगे कुछ अन्य बातें, जैसे कि आप यहाँ पे समझ पाएंगे। जस्ट मिनट। तो आप यहाँ पे एक जान पाएंगे, जैसे फर्स्ट हो गया आपका कि अति पराशरण दावी विलयन होता है। तो ये कैसे होता है, जैसे कि कोशिका के अंदर की जो भी सांद्रता है उसकी बाहर की सांद्रता से अधिक है, तो कोशिका के अंदर जो जल निकल जाता है और कोशिका क्या होती है, सिकुड़ जाती है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। और अगर सेकंड की बात करें तो आप यहाँ पे समझेंगे कि एक होता है आपका समपरासारी विलयन। तो इसमें क्या होता है इस विलयन में कि जब कोशिका के अंदर एवं बाहर की जो सांद्रता है वो समान ही है, समान ही हो, तो क्या होगा, तो कोशिका का आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अगर बात करें अल्प पराशरण दावी विलयन में, तो इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं, जब कोशिकाएं अंदर से सांद्रता के एक तरीके से बाहर के विलयन में सांद्रता से कम होती हैं, तो कोशिका के अंदर जो पानी जाता है तो कोशिकाएं उससे फूल जाती हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कोशिका भित्ति की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो आप कोशिका भित्ति के बारे में जानेंगे काफ़ी अच्छे से। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है, ये पादप और कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। कौन होती है, कोशिका भित्ति। और ये जंतु कोशिका में नहीं होती है, और अगर ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये मोटी होती है, मतलब इस तरीके से सख्त मोटी सांद्र मृत संरचना होती है ये, और ये सेलुलोज से बनी होती है। और जो अगर बोला जाए इसके बारे में कि दो कोशिकाएं भित्तियों के बीच एक मध्य भित्ति होती है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताया। अब है आपका कि केंद्र क्या होता है, केंद्रक। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि अगर इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लें तो आपको पता चलेगा कि ये कोशिकाएं सभी जो क्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रित करता है। और जैसे आपका यूकेरियोटिक होता है कोशिका होती है, तो स्पष्ट रूप से इसका केंद्र होता है, जबकि एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो ये अस्पष्ट केंद्रक होता है। इसके चारों ओर जो दोहरी केंद्रक झिल्ली है वो अंदर केंद्रक के द्रव्य होता है। अगर बात करें हम 4 पॉइंट की, तो इसमें आपको पता चलेगा कि केंद्रक जो द्रव है उसमें आपका केंद्रकाएँ और आपका जो भी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। एक क्रोमेटिक होता है जिसे क्रोमोसोम हम बोलते हैं, मतलब DNA से बने होते हैं ये, और इसमें आनुवंशिक गुण होते हैं। इसकी यहाँ पे आपको समझ लेना है। अगर कोशिका के प्रकार की हम लोग बात करेंगे तो आप यहाँ पे कोशिका के प्रकार को जान पाएंगे। जो मैंने अभी आपको नाम बताए वो आप उसमें इजीली सुन पाएंगे। तो आपको पता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। अगर कोशिका के देखिए प्रकार की बात करें, एक फर्स्ट होता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ये मतलब ये जो कोशिकाएं का आकार में बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, मतलब बहुत छोटी होती है, और कोशिका का जो केंद्रीय भाग है ना वो निकटल एक तरीके से झिल्ली में नहीं ढका होता है, और जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया। तो आप इसका यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका का यहाँ पे एग्जांपल बैक्टीरिया ले सकते हैं। अगर यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अगर हम बात करें तो ये कोशिकाएं आकार में काफ़ी बड़ी होती हैं, और जो कोशिका का केंद्रक भाग है जैसे कि आपका झिल्ली से ढका होता है, और जो केंद्रक होता है वो इसमें उपस्थित रहता है। और जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है फर्स्ट नंबर वाली, उसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है, और इसमें यूकैरियोटिक वाली में क्या रहता है, उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें हम तो अमीबा होता है इसका उदाहरण, और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं वो, और जो पादप कोशिकाएं होती है वो।
ठीक है। अगर हम बात करें कोशिका द्रव्य की, तो कोशिका द्रव्य में जैसे आपको पता चलेगा ये क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कोशिका द्रव। अगर हम कोशिका द्रव के बारे में बात करें तो आपको समझ आएगा। तो क्या होगा आपका कि जो भी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, कोशिका द्रव में जो भी जैसे आपका एक होता है स्ट्रॉल, तो इसमें क्या होगा, ये क्या होता है, एक जलीय द्रव होता है जिसके अंदर अनेक प्रकार की क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अगर कोशिका एक अंगक होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि कोशिका के जो अंग होते हैं तो उन्हें एक तरीके से वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कि आपका अंतर्द्रव्य जालिका होता है और आपका गोल्जी होता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, रसधानियाँ होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं। बस आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वीडियो को एंड तक देखना है। कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो भी कोशिका अंगक होते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि देखिए यहाँ पे आपका हो गया अंतर्द्रव्य जो जालिका होती है वो क्या होती है। तो ये जो होती है ना आपकी, ये झिल्ली युक्त जो नलियाँ होती हैं ना, उसके सीटों का विशाल तंत्र होता है। ठीक है, अब ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है चिकनी, एक होती है खुरदरी। और जो अगर चिकनी की बात करें, चिकनी जो भी अंतर्द्रव्य जालिका हैं, ये जो झिल्ली होती है ना वो नलिकाएं से बनी होती हैं और ये लिपिड बनाने में काफ़ी हमारी हेल्प करती हैं। और इसे राइबोसोम, एक तरीके से जो भी राइबोसोम होते हैं तो वो इसको कम होते हैं। अगर खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की अगर हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि जो भी नलिकाएं हैं इससे बनी होती हैं और जो प्रोटीन संश्लेषण है, ठीक है, उसमें ये हमारी हेल्प करती हैं। और इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो काफ़ी अधिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अधिक का यूज़ हुआ और जो चिकनी थी उसमें अधिक का यूज़ नहीं हुआ। तो ये बातें यहाँ पे आपको नोटिस करनी पड़ेंगी। अगर हम बात करें कि जो भी इसके कार्य होते हैं अंतर्द्रव्य के, तो वो कौन कौन से कार्य होते हैं। जैसे अगर आपको कार्य बताऊँ मैं तो आप इसके काफ़ी कार्य होते हैं। ये कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच में परिवहन का कार्य करती है। अगर सेकंड बताऊं तो ये क्या करती है, ये जो जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जो भी स्थान है उसको उपलब्ध कराती है। और ये वसा हो गया, जो भी आपका कोलेस्ट्रॉल है तो उसको पाचन में भी काफ़ी हेल्प करती है। और ये कोशिका के जो विष है, जो दवा है, उसको ख़त्म करने में भी हेल्प करती है। ठीक, तो ये यहाँ पे इसके कुछ कार्य हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। और सेकंड थिंग कि आपको मैं कुछ बताने वाली हूँ, कुछ पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोट भी कर लेना अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, अदरवाइज़ आप इसको सुन सकते हैं। अगर सुन के याद रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो आपको पता है कि जो कुछ प्रोटीन जो और लिपिड जो भी कोशिकाएँ हैं, कोशिका झिल्ली हैं, तो उसका निर्माण किया जाता है। और जो भी इसका निर्माण है, जो भी निर्माण की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को आपका जो भी बायोजेनेसिस इसको कहा जाता है। ये यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि गोल्जी उपकरण हो गया, तो गोल्जी उपकरण क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल्स में कि गोल्जी उपकरण क्या होता है। अगर हम गोल्जी उपकरण की बात करें तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि ये पतली झिल्ली होती है, मतलब पतली युक्त जो पुटिकाएँ होती हैं तो उसका समूह होती है। अब पुटिकाएँ एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, समांतर होती हैं और एक तरीके से काफ़ी, मतलब जैसे हम कुंडियाँ बोलते हैं। अगर इसके कार्य की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी ईआर में जो भी संश्लेषित ये जो भी पैक करते हैं, जैसे आपका लाइसोसोम एक का निर्माण करने में काफ़ी कार्य करती है ये। और जो पदार्थ हैं, जो पुटिकाएँ हैं, उसको संचित रूपांतरित में भी कार्य करती है ये, काफ़ी मतलब मदद करती है, काफ़ी हेल्प करती है। अब लाइसोसोम जैसे कि इसको बोला जाता है लाइसोसोम को, जो भी आत्मघाती मतलब जो थैली होती है उसको। अब ये क्या होती है कि जो भी गोल्जी उपकरण द्वारा इसका निर्माण होता है और इसमें बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं। अब इसके कार्य क्या होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता चलेगा इसके कार्य के बारे में कि एक तो ये कोशिकाओं को साफ करता है और सेकंड हो गया कि ये कोशिका के जो अंगक होते हैं, टूटे फूटे जो भाग होते हैं, भागों को एक तरीके से पाचित करता है ये। ठीक है, और सेकंड आपका आएगा कि सेकंड क्या करता है ये, हाँ, तो क्या करता है कि कोशिका का जो भी कोशिका को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी पदार्थ होते हैं, पदार्थों का ये पाचन भी इजीली कर लेता है। तो ये इसके लाइसोसोम के क्या होते हैं, कार्य होते हैं, जो आपको यहाँ पे समझ लेते हैं। अब आपका आता है माइक्रोकोंडिया। माइक्रोकोंडिया का मतलब होता है पावर हाउस।
पावर हाउस मिसलीगर। ओके, ये क्या होता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से जान लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये केवल जो यूरिया के जो भी आपकी कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक जो भी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में ही उपस्थित होता है और ये दोहरी झिल्ली से बना होता है। बाहरी जो छिद्रित होते हैं वो भीतरी झिल्ली एक तरीके से आपका बालित होती है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अब माइक्रोकॉन्ड्रिया के भी काफ़ी कार्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं आइए समझ लेते हैं। तो अगर इसके कार्य के बारे में हम लोग बात करें तो हमें पता चलेगा कि इसका मुख्य जो कार्य होता है वो एक तरीके से ऊर्जा को, मतलब ऊर्जा को क्या करता है, ये ऊर्जा के रूप में इसको एटीपी को जमा करता है। अब जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है वो अपने डीएनए और जो भी आपका राइबोसोम है वो होते हैं। अगर बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की, लवक हो गया आपका, तो ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करें, आपको पता चलेगा इसमें कि ये केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं, अदर कोशिका में नहीं होते हैं। जो इनका अपना डीएनए है वो क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। इसके भी कार्य होते हैं, मतलब इसके भी प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं आइए जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया ल्यूकोप्लास्ट। तो इसमें क्या 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 होता है कि ये जो होता है ये आपका सफ़ेद कलर के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं और ज़मीन के नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं उसमें ये पाए जाते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, तो इसमें क्या होता है ये लाल और भूरे रंग के होते हैं और जो इसकी तने वाली कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि जो रंग होता है वो हरा रंग होता है और ऊपरी कोशिकाओं में ये पाया जाता है। अब इसके कुछ कार्य भी होते हैं, जैसे कि आपका क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो ये सूर्य तथा जो भी CO2, मतलब जो भी उसकी उपस्थित प्रकाश में संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा इसका भोजन का निर्माण करते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ये प्रोटीन जो भी तेल होता है, जो वसा होता है, उसका भंडारण करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। एक होता है राजधानियाँ। आखिर ये टॉपिक क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, डिटेल्स में जान लेते हैं। काफ़ी अच्छे से आपको समझते हुए चलना है, कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे इजीली कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। तो जो भी राजधानी होती है ना वो एक तरीके से ठोस और तरल पदार्थों में एक तरीके से संग्राहक जो थैलियाँ होती हैं। अब इनका जो आकार होता है वो पादप कोशिका में बड़ा हो गया, जंतु कोशिकाओं में छोटा होता है, ये यहाँ पे इजीली आपको समझ लेना है। अब क्या होता है इसमें कि एक कोशिका जो जीव होता है ना, एक कोशिका जीव जैसे अमीबा हो गया, तो ये राजधानी एक तरीके से खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है। इसके कुछ कार्य भी होते हैं। अब कार्य कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। कार्य जैसे कि मतलब अगर ये विभिन्न पदार्थों का संग्रह करती है, और जैसे कि अमीबा अम्ल हो गया, मतलब अमीनो अम्ल होता है ना, तो उसका संग्रह करती है। शर्करा हो गया और कार्बनिक अम्ल हो गया, प्रोटीन हो गया, तो सारी चीज़ों को ही संग्रह करती है अपने पास। कोशिका को एक तरीके से कठोरता प्रदान करना। और इसका अगर बताया जाए आपको, जो भी अतिरिक्त जल होता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, तो उनका क्या करती है, उनको ये कोशिका से बाहर निकालने में भी काफ़ी मदद करती है। ये यहाँ पर आपको समझ लेना है। तो आपको राजधानियों के बारे में बहुत इजीली समझ आया होगा काफ़ी अच्छे से। अब हम एक टॉपिक रह गया हमारा लास्ट, जो हमारा होता है राइजोबियम, राइजोसोम। तो राइबोसोम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। आपको पता है कि ये क्या होता है, एक सूक्ष्म कण होता है, क्योंकि राइबोसोम बहुत बार वर्ड आ चुका है और मैंने आपको काफ़ी बार इस वर्ड का यूज़ किया, लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि आखिर राइबोसोम होता क्या है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो आप ये जान लेते हैं, ये क्या होता है, एक सूक्ष्म कण होता है। अब सूक्ष्म कण मतलब जो जमीन जो भी अगर बोला जाए आपके जो अमीनो अम्ल होते हैं ना, उससे प्रोटीन संश्लेषण करता है, और सभी तरह के जो प्रोटीन का निर्माण किस होता है, राइबोसोम द्वारा किया जाता है। अब राइबोसोम द्वारा इसका निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन जो आपका अंतर्द्रव्य जालिका है जिसके बारे में हमने पढ़ा, उसकी सतह पे माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा जो भी आपका क्लोरोप्लास्ट है उसमें ये पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छे से ये चैप्टर समझ आया होगा। आज आपका जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इसमें जो मैंने आपको बताए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पूरा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरा चैप्टर ही। और अगर जैसे कि मैंने आप लोगों की कमेंट देखी,
तो कमेंट बॉक्स में जैसे कि कुछ लोगों ने राइट किया कि मैम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाइए, तो देखिए चैप्टर अगर एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। फॉर्मेलिटी के लिए आपको नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है फॉर्मेलिटी के लिए। तो जो भी पढ़ना है आपको काफ़ी इजीली पढ़ना है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तो आपको एक एक टॉपिक के बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर में कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। नोट्स तो आपको तब खुद राइट करना है तब आपको पूरी चैप्टर के बारे में नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि बिल्कुल हैंड नोट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊँ। तो काफ़ी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको नोट्स के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँ, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ आए। अगर आप बुक का पढ़ाया, अगर बुक में लिखा हुआ देखेंगे और मेरा पढ़ा हुआ है वो देखेंगे तो आपको काफ़ी अलग लगेगा। और मैं काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं पढ़ाती हूँ बुक के टॉपिक के अकॉर्डिंग हूँ, लेकिन मैं पढ़ाती हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ कि आपको नोट्स बनाने में भी काफ़ी हेल्प हो जाए। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको एक एक टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मैंने आज आपको समझाया कि माइक्रोकॉन्ड्रिया ये होता है, लवक ये होता है, जालिका ये होता है, यूकैरियोटिक कोशिका ये होता है। तो ये सारे टॉपिक आपको काफ़ी इजीली समझ आने चाहिए कि आखिर इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो उस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे पढ़ रहे हैं जिस तरीके से आपने बोला कि मैडम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाइए, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं ना तो आप मत पढ़िए। जिस तरीके से आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है ऐसा नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़िए, काफ़ी अच्छे से पढ़िए। आपको हर टॉपिक के बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि टॉपिक आखिर ये होता है। एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। तो पूरी बुक आपको पढ़नी है काफ़ी अच्छे से, मतलब जो भी यूपीएससी के अकॉर्डिंग, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो आप बुक्स को पढ़िए काफ़ी अच्छे से और हैंड रिटन नोट्स आप बनाइए पढ़ने के बाद उसको हाईलाइट करके। लेकिन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज आप सभी को होना चाहिए, ओके। सो थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं अच्छे से अच्छी नॉलेज दे सकूँ। तो आप उस नॉलेज को गेन करिए और आप उसको अपने यूज़ में लेके आइए। एंड कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।